Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Gumman and today we will discuss MDCAT A Plus series test number 14, that is clause, sentences, run-on sentence and fragments. Let's start. Dear students, तो जिस तरह से हम हर दफ़ा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक को रिव्यू करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक को और इसके जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं हम उसको रिव्यू करते हैं और फिर अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। आइए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लॉज। क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स को कहते हैं जो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसको फाइंड आउट करना सीख लिया था, तो सब्जेक्ट को सेपरेट करें और वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के तौर पे आएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू क्लॉज। तो रिलेटेड वर्ड्स का ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो वो क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है और वो कंप्लीट थॉट डेवलप करता है, यानी कि वो अकेला भी लिखा हो तो अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब प्लस कंप्लीट थॉट होगी, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होगा लेकिन वो अपनी कंप्लीट थॉट डेवलप नहीं कर पा रहा होगा और उस वक्त तक अपनी थॉट डेवलप नहीं कर पाता जब तक कि उसको किसी सेंटेंस या किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन ना किया जाए। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को अकेले ही बोलें तो उसके आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी थॉट कंप्लीट नहीं होती। तो अगर जो थॉट कंप्लीट नहीं होगी तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा और डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर लगा होता है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो स्टार्ट होता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि या तो सबऑर्डिनेट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था वो कंजंक्शंस का था, तो उसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग पढ़ी थी। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज की जो इन दोनों में डिफरेंस थी और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब डिपेंडेंट क्लॉज तीन टाइप्स का होता है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। के नाउन क्लॉज ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि सब्जेक्ट में यूज हो, ऑब्जेक्ट में यूज हो, यानी कि सेंटेंस के वो पार्ट जहां पे नाउन यूज होता है अगर उसकी जगह पे डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा होगा तो वो डिपेंडेंट वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। इसी तरह से एडवर्ब का फंक्शन करने वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा और एडजेक्टिव का जो फंक्शन करने वाला क्लॉज होगा उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं, अली टुक द ट्रेन। अब यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे एक पूरी थॉट है, इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, हु टुक, अली टुक, ये सब्जेक्ट आ गया, तो टुक द ट्रेन ये प्रेडिकेट हो गया और ये कंप्लीट थॉट है, इसलिए अब ये एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस भी इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे देखें, व्हेन अली टुक द ट्रेन, जब अली ने ट्रेन, व्हेन अली टुक द ट्रेन, तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वट एवर, तो उसके इसके आंसर में हमारे पास क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं और ये फिर कंप्लीट थॉट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब अगर हम इसमें हमने सिर्फ वो वाले एरियाज को डिस्कस करना है जहां से मिस्टेक्स आती हैं, तो हम देखेंगे जी एडजेक्टिव क्लॉज दो टाइप के होते हैं, आगे एसेंशियल और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन एसेंशियल और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब एसेंशियल और रिस्ट्रिक्टिव को अगर आप देखिए कि द टीचर हु टीचेस इंग्लिश इज अ वेरी नाइस पर्सन। अब अगर हम ये देखें कि हम ये वाला पार्ट जो है इसको यहां से निकाल दें, इसको हम ना लिखें, तो द टीचर इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो ये रह जाएगा। तो फिर क्वेश्चन अराइज होगा कौन सा टीचर, अगर कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स हैं तो फिर कौन सा वाला टीचर बहुत अच्छा है, फिर बताना पड़ेगा कि जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला एडजेक्टिव क्लॉज, वो वाला डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज जो जिसके बगैर रिमेनिंग पार्ट का मीनिंग कंप्लीटली कन्वे ना हो रहा हो और वो उसका जरूरी हिस्सा हो, तो इसका मतलब है कि वो एसेंशियल क्लॉज और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहलाता है। और जो एसेंशियल क्लॉज होते हैं उनसे पहले और उनके बाद कॉमास नहीं आते। इसके बाद एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा।
और नीचे सेंटेंस सेकंड को देखिए, सैयद मोइनुल हसन, सैयद मोइन हु टीचेस इंग्लिश इज अ वेरी नाइस पर्सन। अब एक कॉलेज है, वहां पे सैयद मोइन है और वो इंग्लिश पढ़ाता है और वो उसके बारे में कोई पता सैयद मोइनुल हसन एज अ वेरी नाइस पर्सन, तो सारे जानते हैं कि सैयद मोइनुल हसन कौन है और वो क्या करता है। तो अब यहाँ पे हमें ये जो हु टीचेस इंग्लिश का जो एक फ्रेज है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन असेंशियल आ जाएगा। और जब नॉन असेंशियल क्लॉज आते हैं तो उससे पहले भी कॉमा आता है और उसके बाद भी कॉमा आता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। असेंशियल क्लॉज, असेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो अपने साथ कॉमास नहीं यूज़ करते, नॉन असेंशियल जो होते हैं वो अपने साथ कॉमास यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट ये होता है कि आपने देखना है जहाँ पे हु और विच से पहले हमने कॉमा प्लेस करना है या नहीं पर करना, तो एक ही उसका बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आप ये देखें कि हु से पहले ये टीचर नाउन है, हु से पहले ये सैयद मोइन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। अगर हु से पहले कॉमन नाउन आएगा तो हु वाला पार्ट असेंशियल हो जाएगा, फिर कॉमा नहीं लगाने। अगर हु विच से पहले प्रॉपर नाउन आएगा और प्रॉपर नाउन आएगा तो हु और विच वाला पार्ट नॉन असेंशियल्स हो जाएंगे, तो उससे पहले आपने कॉमा लगाना है। जहाँ पे ये देखें हु से पहले प्रॉपर नाउन था तो फिर आपने कॉमर्स लगा दिए, हु से पहले कॉमन नाउन था तो कॉमर्स आपने नहीं लगाए। और यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करते जाएं कि विच और दैट का डिफरेंस भी होता है। वे दैट ऑलवेज यूज्ड एज असेंशियल क्लॉज और विच जो है वो नॉन असेंशियल। जब भी दैट और विच का कंपैरिजन आ जाए तो फिर आपने दैट को असेंशियल क्लॉज वो हमेशा असेंशियल क्लॉज बनाता है और विच जो है वो असेंशियल क्लॉज नहीं बनाता, वो नॉन असेंशियल के लिए होता है। इसलिए विच से पहले कॉमा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन दैट से पहले कतन कॉमा नहीं लगता क्योंकि दैट जो है वो हमेशा असेंशियल क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लॉज को देखा और क्लॉज की टाइप्स को और असेंशियल क्लॉज और उनकी जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं वो। अब अगर यहाँ पे देखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, डिपेंडेंट बाद में आ जाए तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो फिर सेंटर में कॉमा आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्लॉज का टॉपिक था। अब सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस है। अब सेंटेंस क्या होता है, चाहे सिंगल वर्ड हो चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन उनकी थॉट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर थॉट कंप्लीट नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है, वो फ्रेज है। और अगर थॉट कंप्लीट है तो फिर वो सेंटेंस है। सेंटेंस को हम बाय स्ट्रक्चर देखेंगे, बाय फंक्शन देखेंगे। बाय फंक्शन 4 इसकी टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। डिक्लेरेटिव जो होता है स्टेटमेंट होती है उसके और एंड फुल स्टॉप पे होता है। इंपेरेटिव में कोई कमांड या सजेशन होती है, एंड फुल स्टॉप पे होता है। समटाइम ये कोई एक्सक्लेमेटिव मार्क पे भी आता है। इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन मार्क पे आता है और इसमें सवाल पूछा जाता है। और एक्सक्लेमेटिव में कोई इमोशंस और फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है और एंड जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे आता है। जबकि स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो 4 इसकी जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं। अब जरा देखिए, सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ 2 ही बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि ये इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जस्ट 1 क्लॉज, और वो भी इंडिपेंडेंट होगा, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंगल जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे होता है। और उसकी मिस्टेक ये है कि आप उसके अंदर कहीं पे कोई कॉमा यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के बाद कॉमा यूज नहीं हो सकता, वर्ब के बाद कोई कॉमा नहीं होता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कॉमा से सेपरेट जहां पे करेंगे गलती हो जाएगी। जैसे देखिए, अब्दुल्ला रीड्स नॉवेल्स। अब्दुल्ला सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब और ये प्रेडिकेट हो गया, तो ये आपके पास सिंगल क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पे कॉमा लगाएं तब भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई कॉमा यूज नहीं होगा। यहाँ पे देखें, अब्दुल्ला एंड अली रीड नॉवेल्स। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है सब्जेक्ट कंपाउंड है लेकिन प्रेडिकेट है, तो इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस की ही टाइप है जिसमें हमने सब्जेक्ट को कंपाउंड कर दिया। तो ये भी सिंपल है। इसमें आप देखिए, अब सिंपल सेंटेंस में प्रेडिकेट कंपाउंड यानी वर्ब कंपाउंड हो जाते हैं। अब्दुल्ला रीड्स एंड एंजॉयस नॉवल, तो ये भी आपके पास सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंस में के लिए जो एक सिंगल क्लॉज होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, उसमें चाहे वर्ब कंपाउंड हो रहे हो, उसमें चाहे सब्जेक्ट कंपाउंड हो रहे, डजेंट मैटर, लेकिन क्लॉज एक ही होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस आ गया। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है जी, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनको हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। हमने पढ़ी थी, फैन बॉयज का आपने वर्ड याद किया था। तो जब भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज
फैन बॉयज और उससे पहले कॉमा से ज्वाइन हो वो भी कंपाउंड सेंटेंस होगा, या फिर उसको आप कंजंक्टिव एडवर्ब से, वो भी हमने लास्ट पढ़ लिया था, कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लगा के उसको भी कंपाउंड, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तब भी वो कंपाउंड होता है, और फिर सेमीकोलन से दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तब भी वो कंपाउंड होता है। जरा देखिए, अली रीड्स नॉवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब्दुल्ला रीड्स कॉमिक्स दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट हैं, अब इन्हें कंपाउंड करना है तो वन ऑफ थ्री मेथड जो हैं उनमें से कोई एक यूज करें। जैसे देखें, या तो आप फैन बॉयज के साथ कॉमा यूज कर सकते हैं, या सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, या आप कोई कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करके जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और दोनों की ज्वाइनिंग जो है वो फैन बॉयज कॉमा से या फिर सेमीकोलन से, या कंजंक्टिव एडवर्ब पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा से ज्वाइनिंग होती है। फिर देन आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन मोर भी हो सकते हैं डिपेंडेंट, तो उसमें होगा। जैसे ऑल्दो, अब डिपेंडेंट की मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो ये ऑल्दो ने बता दिया ये डिपेंडेंट है, और अब्दुल्ला रीड्स कॉमिक्स ये इंडिपेंडेंट है, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अगर डिपेंडेंट पहले आ जाए इंडिपेंडेंट बाद में आ जाए तो सेंटर में कॉमा आता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट पहले आ जाए डिपेंडेंट बाद में आए तो फिर कॉमा यूज नहीं करना। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? उसमें टू इंडिपेंडेंट्स होते हैं और एटलीस्ट वन और मोर डिपेंडेंट होता है। दो इंडिपेंडेंट का होना लाजमी है और एक डिपेंडेंट का होना लाजमी है कि वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इकट्ठे होते हैं, तो वो भी उसी तरह से और उनकी ज्वाइनिंग भी इस तरह होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज के जो मार्कर्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमने सेंटेंस और उसकी टाइप्स को देख लिया और उसकी ज्वाइनिंग और उसकी पंक्चुएशन मार्क्स को देख लिया। अब आगे हम चलते हैं, अब आगे हम देखेंगे फ्रेगमेंट्स को। तो चलिए अब हम फ्रेगमेंट्स को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेंटेंस को हमने देख लिया प्रीवियस, अब हम फ्रेगमेंट्स को देखते हैं। तो फ्रेगमेंट्स में आप ये देखिए कि फ्रेगमेंट्स एक्चुअली होता क्या है। फ्रेगमेंट्स ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस या थॉट होती है कोई, वो क्या हो सकता है? फ्रेगमेंट, फ्रेज को फ्रेगमेंट कहते हैं क्योंकि फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा होता। या डिपेंडेंट क्लॉज होता है क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज भी तब तक अपने मीनिंग फुली कन्वे नहीं करता जब तक उसको इंडिपेंडेंट के साथ ज्वाइन ना किया जाए। आप ये देख सकते हैं कि फ्रैगमेंट एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कंप्लीटली मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही होती, उसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो उसको सेंटेंस बनने से या उसको कंप्लीट थॉट बनाने से रोक रहा होता है। जैसे अभी हमने सेंटेंस को कहा जी, चाहे एक वर्ड हो चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड हो, वो मीनिंग पूरी तरह से कन्वे करे तो सेंटेंस है, अगर मीनिंग नहीं कन्वे करता तो वो फ्रेज है। तो आप ये याद रखिएगा, फ्रेज हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, ये फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं और फ्रैगमेंट्स गलत होते हैं अगर हमारे सेंटेंसेस आ जाएं, जो हमने अभी अपने टेस्ट के अंदर करने भी हैं। जैसे देखिए, आफ्टर द पार्टी स्टार्ट्स, अगर सिर्फ यहां तक बात रखेंगे तो ये फ्रैगमेंट है, क्योंकि आफ्टर द पार्टी स्टार्ट्स उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको साथ कोई यहां पे अगर इसके साथ हम कॉमा लगा के कोई दूसरा एक कंप्लीट सेंटेंस ज्वाइन कर देंगे, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर देंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। आई विल बी एबल टू रिलैक्स। अब देखिए, इसके आने की वजह से इसका मीनिंग कन्वे होना शुरू कर दिया। अब ये फ्रैगमेंट नहीं रहा, लेकिन अगर यहां तक रखेंगे तो ये फ्रैगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी है? इसकी 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउंस फ्रैगमेंट्स, और उसकी एग्जांपल हमने यहां पे की, यानी कि वो कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होंगे या रिलेटिव प्रोनाउन से। अभी हमने क्या कहा था? डिपेंडेंट क्लॉज जो आइडेंटिफाई हमने करने का मेथड ये सीखा था ना, कि या तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो उसको करेक्ट करने का मेथड क्या होता है जी, कि उसको हम फ्रैगमेंट को किसी सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दे। जहां पे मैंने इसको इसके साथ हमने ज्वाइन किया तो ये फ्रैगमेंट से सेंटेंस बन गया। ठीक है, जैसे ये देखें, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार टू बी रिपेयर्ड। अब वाइल जो है ये सबऑर्डिनेटर है, इसकी वजह से यहां तक जो ब्लू वाला एरिया है ये आपके पास फ्रैगमेंट है।
ये तब तक अब सेंटेंस नहीं बन सकता जब तक कि इसके बाद कॉमा लगा के हम कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगा देते। अब जब वो ब्लैक वाला आई रेड अ बुक हमने लिखा तो तब ये सेंटेंस पूरा बन गया। इसी तरह से फिर रिमूव द सबऑर्डिनेटर्स, या फिर आप क्या करें, इस वॉयल को रिमूव कर दें। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार टू बी रिपेयर्ड, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार टू बी रिपेयर्ड तक भी कंप्लीट थॉट है, ये भी सेंटेंस बन गया। अब आगे देखिए, दूसरा आईएनजी फ्रैगमेंट या ईडी फ्रैगमेंट्स। आईएनजी और ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती हैं ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती। रिमेंबर कि आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तब तक आप एग्जिस्ट नहीं करेंगी जब तक उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर अकेली लिखी होंगी तो वो फ्रैगमेंट्स होंगी। और जैसे यहां पे देखें, हर एक्सपर्टीज बीइंग इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये जो बीइंग आईएनजी है ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रैगमेंट हो जाएगा। और इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप इसकी जगह पे कोई ना कोई वर्ब लगा दें। हर एक्सपर्टीज इज इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अब ये बन गया सेंटेंस। तीसरा इसका जो टाइप है वो मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट है, कि जिसमें सब्जेक्ट को मिस किया जाता है, सब्जेक्ट गायब होता है, जिसकी वजह से एक्शन करने वाले पर्सन का आइडिया नहीं होता और वो कंप्लीटली मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा था। ऑन द वाइट बोर्ड रोट अ पोएम, अगर यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं होता, ये तो सब्जेक्ट गायब है, अब ये कंप्लीट थॉट नहीं। ऑन द वाइट बोर्ड रोट अ पोएम, हु रोट अ पोएम कोई पता नहीं, इसलिए ये क्लॉज, ये फ्रेज बन गया, और ये फ्रेज है तो फिर ये फ्रैगमेंट बन गया जब तक कि इसके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट ना आए, तो इसलिए मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट्स आ गए। नंबर 4 पे फ्रेज फ्रैगमेंट्स आते हैं, जिसमें कोई फ्रेज होता है वो फ्रैगमेंट के तौर पे, और वो कंप्लीट थॉट नहीं देता क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होते हैं। जैसे देखें, अगर हम सिर्फ इतनी बात करते हैं ऑन द टेबल, ये फ्रेज है। अब ऑन द टेबल क्या है हमें नहीं पता है, ऑन द टेबल किसने क्या किया ये नहीं पता, सब्जेक्ट भी मिसिंग और वर्ब भी मिसिंग, तो इसलिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर दें, वर्ब ऐड करके आप इसको सेंटेंस के साथ लिंक कर दें, तो आपका ये फ्रेज जो बन जाएगा सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट्स को देखा और उनकी टाइप्स को देखा और उसको करेक्ट करने के मेथड्स को देखा। अभी हम जब टेस्ट डिस्कस करते हैं तो उसमें इसकी एग्जांपल्स को भी मजीद हम देखेंगे। अब हमारे पास जो इसका अगला टॉपिक है वो है रन ऑन सेंटेंसेस। तो आइए अब हम रन ऑन सेंटेंसेस को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने फ्रैगमेंट्स को डिस्कस किया था, अब हम चलते हैं रन ऑन सेंटेंस की, रन ऑन सेंटेंसेस पे। रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं कि रन ऑन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जब हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को इम्प्रॉपरली ज्वाइन करते हैं विद उसकी पंक्चुएशन या उसकी कंजंक्शंस को यूज करके, इम्प्रॉपरली यूज करके या यूज ना करके। यानी कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास आ जाएं तो उन दोनों को ज्वाइनिंग के पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते, हम इम्प्रॉपर वे में हम उनकी ज्वाइनिंग करते हैं, कंजंक्शन को गायब करके या पंक्चुएशन को गलत यूज करके, तो हम उसको कहते हैं रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंस होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक फ्यूज सेंटेंस होता है, दूसरा कॉमा सप्लाइज होता है। फ्यूज सेंटेंस क्या होते हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बगैर किसी कंजंक्शन और पंक्चुएशन के ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक साथ इकट्ठा रख दिया, उनकी फ्यूजन कर दी, तो वो भी गलत होता है। और कॉमा सप्लाइज में क्या होता है, कॉमा सप्लाइज में हमने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कॉमा की मदद से ज्वाइन करते हैं, जो कि भी गलत है। तो फ्यूज सेंटेंस भी एरर है, कॉमा सप्लाइज भी एरर है। तो इसकी करेक्शन का मेथड क्या है, दोनों की करेक्शन का मेथड एक ही है। या तो आप दोनों के दरमियान में कॉमा और फैन बॉयज में से कोई वर्ड यूज करके उनको ज्वाइन करें, नंबर 1, या फिर आप सेमी कॉलन दोनों के दरमियान में लगा दें, नंबर 2, या फिर आप क्या करें, फुल स्टॉप लगा के दोनों के एंड पे उनको दो सेपरेट सेंटेंसेस बना दें। और नंबर 4 ये होगा कि आप उनके आइडियाज को, एक पार्ट के आइडियाज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दें, डिपेंडेंट क्लॉज बना दें, एक को इंडिपेंडेंट कर दें, तब भी ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स द म्यूजिक, ही प्लेज द गिटार, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनकी ज्वाइनिंग, अगर इनके दरमियान में यहां पे कुछ भी ना हो तो वो फ्यूज सेंटेंस,
अगर सिर्फ कॉमा हो तो वो कॉमा सप्लाइज। तो फिर करेक्शन क्या होगी, या तो आप कॉमा के साथ एंड यूज करें जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन को डेवलप करते हैं, तो एंड पे फुल स्टॉप, एक तो आपके पास ये हो जाएगा। या फिर आप इसके यहां पे फुल स्टॉप लगा दें, यहां पे फुल स्टॉप लगा दें, तब भी ये ठीक हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस। तीसरा है कि इन दोनों के दरमियान में सेमी कॉलन लगा दें, तब भी ये ठीक हो जाएगा। चौथा ये है कि एक पार्ट को आप डिपेंडेंट क्लॉज बना दें, व्हाइल शी राइट्स द म्यूजिक। अब ये व्हाइल जो है ये सबऑर्डिनेटर है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और फिर आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से भी हमारे रन ऑन सेंटेंस में करेक्ट हो सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स को देखा, सबसे पहले क्लॉज को देखा, फिर सेंटेंस को देखा, फिर फ्रेगमेंट्स को देखा, और अब हमने रन ऑन सेंटेंसेस को देखा। और उसकी जो प्रोबेबल मिस्टेक्स थी, उनकी जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स थी, हमने सारे को डिस्कस किया। आइए अब हम इन तमाम जो पॉसिबल एलिमेंट्स और उनकी मिस्टेक्स हैं उसके थ्रू अपने जो ये टेस्ट किया है, अब इसको डिस्कस भी करते हैं और अब इसके साथ अपने टॉपिक को क्लियर भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 116। मिस्टर चिप्स गेटिंग ऑन इन ईयर्स, स्टार्ट अल्फा में ही हमें गेटिंग आईएनजी, तो हमने आईएनजी फ्रैगमेंट पढ़े थे। तो आईएनजी जो वर्ब होता है, पार्टिसिपल होता है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए या आईएनजी फॉर्म को हम सेकंड या फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दे। तो यहाँ पे मिस्टर चिप्स वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये फ्रैगमेंट को हमने सेंटेंस बनाया जब हमने इसके वर्ब फ्रेज को पूरा कर दिया, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। डेफ्टली मूविंग हिज हैंड्स फ्रॉम द काउंटर टू द सिंक, ये यहां तक देख सकते हैं कि ये फ्रेज है। प्लंज द डर्टी डिशेस इनटू द सोपी वाटर, अब ये भी फ्रेज है। हु प्लंज्ड नहीं पता, पहले वाला पार्ट भी इनकम्प्लीट, सेकंड वाला भी इनकम्प्लीट। तो हमने क्या करना है, हमने इनको ज्वाइन करना है और जो मिसिंग एलिमेंट है उसको ऐड करना है, जो कि मिसिंग सब्जेक्ट है, जो मिसिंग सब्जेक्ट है। तो यहां पे देखें, सिंग के बाद एक तो लगेगा कॉमा, क्योंकि जब इंट्रोडक्टरी फ्रेज आता है तो उसके बाद कॉमा लगता है, फिर मेन क्लास स्टार्ट होता है। तो इसमें एक तो कॉमा मिसिंग था और चार्ली ऑप्शन में, और प्लंज से पहले जिसने प्लंज जो एक्शन किया है उस सब्जेक्ट को कोई भी नेम लिख सकते हैं, आलिया लिख लें, शी लिख लें। तो यहाँ पे जो आंसर है वो चार्ली बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 118। मिस्टर स्मिथ एडवाइजिंग, अब यहां पे देख सकते हैं आईएनजी फॉर्म फ्रेज द स्टूडेंट्स, एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स गलत हो गया। अब इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करें, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स हो तो फिर ये टेंस भी पूरा होता है, फिर थॉट भी पूरी होती है, सेंटेंस भी पूरा होता है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 119। द वैन गफ दैट वॉज हैंगिंग इन द फेयर, अब यहां पे देखें दैट से पहले कॉमा नजर आ रहा है, दैट से पहले कॉमा कतन नहीं आता क्योंकि दैट एसेंशियल क्लॉज है, एसेंशियल क्लॉज से पहले कॉमा नहीं आता, इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया जी। द एल्डेस्ट मेल डॉग बिकेम awfully selfish during feeding time, comma, he would not even let his own pups get a scrap of food। अब यहां पे आप नोट कर सकते हैं चार्ली ऑप्शन में कि द एल्डेस्ट डॉग, मेल डॉग सब्जेक्ट, बिकेम वर्ब, awfully इसका प्रेडिकेट, ये सारा प्रेडिकेट, फीडिंग टाइम तक प्रेडिकेट है और अगला सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है। 2 सेंटेंसेस को कॉमा से ज्वाइन किया, तो ये अभी हमने पढ़ा था, ये कॉमा सप्लाइज है। तो आप इसको या तो सेमी कॉलन लगा दें या फैन बॉयज। तो 4 ऑप्शन हमने यहाँ डिस्कस किए, इन चारों में से जौन सा भी यहाँ सुटेबल हो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के आप इसको सही कर सकते हैं। चार्ली ऑप्शन आंसर। 121। एना क्वेश्चनिंग हर डिसीजन, looked to her brother, however he wouldn't meet her eyes। अब ही से लेके आईज तक एक सेंटेंस, एना से लेके ब्रदर तक दूसरा सेंटेंस, however ने दोनों को ज्वाइन किया। अब यहां पे देखें however से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये फ्यूजन हुई या फ्यूज्ड है, तो आप इसको कंजंक्टिव एडवर्ब बनाएंगे। however से पहले सेमीकोलन लगाएंगे, बाद में कॉमा लगा के कंजंक्टिव एडवर्ब बन के 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर गया, सेंटेंस ठीक हो गया। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन। 122। Many people believe in the curative power of this water. They have felt relief after bathing in it। अब फिर वही बात कि 2 सेंटेंसेस हैं वाटर तक और दे से लेके इट तक।
दो सेंटेंस को विदाउट एनी पंक्चुएशन एंड कंजंक्शन ज्वाइन कर दिया, फ्यूज्ड हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको वन ऑफ में जो हमने 4 डिस्कस किए उनमें से हम कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि इन दोनों का ताल्लुक है एक्शन रिएक्शन का, क्यूरेटिव पावर पे लोगों का बिलीव है, क्योंकि रीजन बताएगा कि बहुत सारे लोगों को उससे फायदा हुआ है। तो यहाँ पे आप फैन बॉयज का फॉर लें और उससे पहले कॉमा लगा के तो चार्ली ऑप्शन दे से पहले लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। 123 आफ्टर ही बीन एट ब्रूकफील्ड, बीन थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो ये फ्रैगमेंट बनाएगा ना कि ये सेंटेंस। इसलिए बीन को आप इसका टेंस सही करेंगे कैसे, आफ्टर ही बीन एट ब्रूकफील्ड डिकेड चिप्स बिगेन। आप देखिए आफ्टर वाला जो पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड बीन आना चाहिए था, इसलिए अल्फा ऑप्शन में आंसर है, हैड बीन लगने से सही होता। 124 in the science students need to see a lab early in college, comma in the humanities archives do not need to be seen until they are upper classmen। अब यहां पे देखिए इन द साइंस फ्रेज लग गया, फ्रेज और मेन सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले कॉमा आएगा। स्टूडेंट्स नीड टू सी अ लैब इन द कॉलेज, अब इन अर्ली इन द कॉलेज के बाद कॉमा लग गया तो ये कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक हो गई, क्योंकि आगे देखिए इन द ह्यूमैनिटीज आर्काइव से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो पहले फ्रेज लगा हुआ है तो उसके बाद कॉमा, तो इसलिए यहाँ पे बीटा कॉलेज और इनके दरमियान में सेमी कॉलन आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बीटा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 124 बेकिंग सोडा विच ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ ट्रूली यूजफुल सब्सटेंस, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, बेकिंग एंड क्लीनिंग। अब यहाँ पे 2 मिस्टेक्स हैं, अल्फा में हम देखेंगे, अल्फा में 2 मिस्टेक्स हैं। कहाँ पे देखिए, बेकिंग सोडा नेम प्रॉपर नेम है, इसके बाद जो क्लॉज आता है नॉन एसेंशियल हो जाता है, इसलिए उसे दोनों तरफ कॉमा लगेगा। अब यहाँ पे विच से पहले एक कॉमा आना चाहिए, लेकिन विच वाले पार्ट में भी गलती है कि वो क्लॉज नहीं बना पा रहा क्योंकि वर्ब मिसिंग है, तो इसलिए अब विच के बाद हमें क्लॉज वर्ब लगाना पड़ेगा। तो 2 बातें यहां पे रखिएगा, बेकिंग सोडा कॉमा विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां पे 2 मिस्टेक थी। तो अल्फा में आपने एक तो विच से पहले कॉमा प्लेस करना है और विच के बाद वर्ब लगाना है, तो इस तरह से हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉन एसेंशियल एलिमेंट आ गया, दोनों से नॉन एसेंशियल एलिमेंट दोनों साइड पर कॉमा लेता, विच से पहले विच वाले पार्ट के बाद तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पे, और जो कॉमा के बाद इस है वो बेकिंग सोडा का वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 126 चार्ली ऑप्शन आंसर, माय ब्रदर हु हैव रिसेंटली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इज एन अनएम्प्लॉयड सोशल वर्कर। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। माय ब्रदर हुम, बीटा में हुम से रॉन्ग है। माय ब्रदर हु हैव रिसेंटली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इज एन अनएम्प्लॉयड होना चाहिए था, अल्फा गलत है ए से। तो डेल्टा देखिए, माइन ब्रदर, माइन से डेल्टा ऑप्शन गलत हो गई। अब यहां पे हम एक चीज नोट करें, चार्ली ऑप्शन में देखिए माय ब्रदर हु से पहले कॉमा है, हु से बाद कॉमा है, तब भी ठीक है। और अगर यहां पे चार्ली ऑप्शन, चूंकि अदर 3 जो हैं वो रॉन्ग हो गई, माइन से डेल्टा रॉन्ग हो गया, अल्फा ए से रॉन्ग हो गया, बीटा हुम से रॉन्ग हो गया, चार्ली आंसर है। चाहे अब आप हु से पहले कॉमा लगा के हु वाले पार्ट को कॉमा में लगाएं और हु वाले पार्ट को कॉमा ना लगाएं, दोनों तरह से ठीक हो जाता, लेकिन सेंस चेंज हो जाएगी, जरा गौर से देखिएगा। अगर हम कहते हैं माय ब्रदर कॉमा हु हैव रिसेंटली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन कॉमा इज एन अनएम्प्लॉयड सोशल वर्कर, तो हु वाले पार्ट को जब कॉमा लगाएंगे तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट हो जाएंगे। इसका मतलब है जिसको मैं बता रहा हूं उससे पता है कि मेरा एक ही भाई है, यहाँ पे माय ब्रदर फिर प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा एक ही भाई है। तो अगर एक ही भाई होगा तो जब भी बात करेगा, जब भी मैं अपने भाई के बारे में बात करूंगा और उसको पता है कि मेरा एक ही भाई है, तो उसके लिए फिर मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसने ग्रेजुएशन की है या नहीं की है। तो इसलिए हु वाला पार्ट नॉन एसेंशियल हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमास को गायब कर दिया जाए, उसको हु वाले पार्ट को एसेंशियल बनाया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे एक से ज्यादा भाई हैं और उनमें से जिस भाई ने अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है वो अनएम्प्लॉयड सोशल वर्कर है।
तो जब मेरे पास मोर देन वन ब्रदर्स होंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि किस वाले भाई की बात कर रहा हूं जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और अगर मेरा एक ही भाई है, मैं जिसको भी बताऊंगा वो समझ जाएगा कि इसका भाई ही एक है, तो उसके लिए जब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बताऊंगा कि उसने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है तो वो नॉन एसेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ली ऑप्शन कॉमास के बगैर भी ठीक हो सकता है, कॉमास के साथ भी ठीक हो सकता है, लेकिन सेंस बदल जाएगी, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन आंसर। 127 I adopted a very cute new puppy, semicolon, he ate my very expensive shoes। तो आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, सेमीकोलन लग गया, इसलिए हमारा आंसर डेल्टा होगा। चार्ली में कॉमा लगा हुआ है वो गलत है, बीटा में कॉमा ही मिसिंग है वो गलत है, कॉमा सप्लाइस और फ्यूज्ड हो गए, फिर कॉमा सप्लाइस अल्फा में, और मच एक्सपेंसिव नहीं वेरी एक्सपेंसिव था, यह हम मॉडिफायर में डिस्कस कर चुके हैं। 128 हमने अभी जो हमने डिस्कस किया था एक शॉर्टकट कि कब हु से पहले कॉमा लगेगा, हु वाले पार्ट को कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमने कहा था कि हु से पहले अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो हु वाले पार्ट्स को कॉमा लगेगा, अगर कॉमन नाउन आ जाए हु से पहले तो कॉमा नहीं लगेगा, क्योंकि असेंशियल और नॉन असेंशियल होता है। तो यहां पे देखिए टोनी मॉरिसन प्रॉपर नाउन है, इसलिए हु वाले पार्ट्स को कॉमा लगेगा। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर है, जहां पे हु वाले पार्ट्स के दोनों तरफ देखिए यूनिवर्सिटी और हु के साथ कॉमास लगे हुए हैं, तो ये हमारा आंसर बन गया। चार्ली में कॉमास मिसिंग है वो गलत है, बीटा में जो हु वाला पार्ट का जो हु सब्जेक्ट मिसिंग है वो गलत हो गया, डेल्टा में कॉमा के बाद शी लिखा है वो गलत है। 129 द लार्जेस्ट ट्री बाय द वॉल्यूम इन द वर्ल्ड इज द जनरल शर्मन स्क्वायर विच इज अ लिटिल ओवर 52,500 क्यूबिक मीटर, 52,500 क्यूबिक मीटर। अब ये देखिए कि लार्जेस्ट ट्री जब बता दिया वॉल्यूम के लिहाज से जनरल है, तो फिर आगे जो विच वाला पार्ट है वो जरूरी नहीं है, वो ना भी बताया जाए तो सबको पता है ये लार्जेस्ट है, तो इसलिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि क्या हो जाती है नॉन एसेंशियल, इसलिए विच से पहले यहां पे कॉमा लगेगा। तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। चार्ली में विच से पहले कॉमा नहीं है वो गलत है, डेल्टा में इट लिखा हुआ है वो गलत है, अल्फा में भी इट लिखा हुआ है वो गलत है, और कॉमा भी मिसिंग है। नेक्स्ट है जी 130 द मैन हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी इज द मेयर। अब द मैन इज द मेयर करेंगे तो हमें नहीं पता कौन सा है, वो तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वो जो मेरे गली में रहता है उसका एक बताया गया स्पेशली, तो ये अब एसेंशियल क्लॉज होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हु वाले पार्ट्स को कॉमा नहीं लगाएंगे, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर। द मैन विच, मैन के साथ विच नहीं आ सकता, बीटा चार्ली गलत। द मैन दैट लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, अब यहां पे देखिए स्ट्रीट के बाद कॉमा लगा दिया, लेकिन यहां पे तो कॉमा लगने ही नहीं थे, तो इसलिए डेल्टा बीटा भी गलत हो गया, अल्फा भी। द मैन और वो कॉमा लगा के कॉमा सप्लाइज बना दिया, और दी कैपिटल नहीं आना था यहाँ पे, दी स्मॉल आना था, तो ये भी गलत हो गया जी। नेक्स्ट आ गया जी 131 बिकॉज देर इज सो मच वायलेंस ऑन टीवी। जब बिकॉज डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आए तो जो मेन क्लॉज होता है वो कॉमा से स्टार्ट होता है, इसलिए बीटा ऑप्शन आंसर। मच पीपल गलत हो गया, मैनी पीपल होना चाहिए था, अल्फा रॉन्ग। फिर मैनी पीपल वांट मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोग्रामिंग, सेमीकोलन बिकॉज बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेमीकोलन बिकॉज से पहले अगर डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो फिर कंजंक्शन पंक्चुएशन दरमियान में नहीं आती, इसलिए चार्ली भी गलत। और डेल्टा में बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट सेमीकोलन से आ रहा है, तो वो भी गलत हो गया। 132 में देखिएगा सेलिंग across the bay who the skipjack एक फिश है, a medium size perciform fish in the tuna family। अब skipjack कह दें तो पता है कि वो फिश है, आगे वाला जो मीडियम से लेके ट्यूना फैमिली तक का बताना लाजमी नहीं है, इसका मतलब ये वाला फ्रेज जो हो जाएगा ये नॉन एसेंशियल हो जाएगा, इसलिए दोनों साइड पे कॉमास आने चाहिए थी, तो अल्फा डेल्टा आंसर बन गया। बीइंग सेलिंग गलत, बीइंग सेलिंग गलत है, चार्ली यहां से गलत हो गया। बीटा में कॉमास नहीं लगाए गए, उसे एसेंशियल बना दिया, वो भी गलत है। और अल्फा में बीइंग सेल्ड और फिर आगे कॉमास मिसिंग, तो ये भी गलत। 133 में देखिएगा, इसमें यह होता है कि जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो
जिस पार्ट को उसने रिप्रेजेंट करना है उसके साथ अपने जो नियर अपने एंटीसीडेंट के साथ अटैच होता है, नियर इट्स एंटीसीडेंट। अगर उसको किसी और जगह पे हम लगाना शुरू करेंगे तो वो मिसप्लेस्ड हो जाएगा। हमने मिसप्लेस मॉडिफायर और मिसप्लेस क्लॉज पढ़े थे तो वो उसमें आता है। जैसे देखिए बीटा ऑप्शन आंसर, द प्लेयर चेक द सॉकर बॉल दैट वाज ओवर इन्फ्लेटेड बिफोर ही मेड द किक। अब देखिए दैट वाज ओवर इन्फ्लेटेड जो क्लॉज है, ये ओवर इन्फ्लेट कौन कर रहा है? ओवर इन्फ्लेटेड कौन है? सॉकर बॉल है। तो इसलिए दैट वाज ओवर इन्फ्लेटेड बॉल है। अल्फा में देखें तो किक जो उसकी है वो ओवर इन्फ्लेट कर रही है, जो कि गलत है। इसी तरह से प्लेयर ओवर इन्फ्लेट नहीं कर रहा, वो चार्ली से गलत हो गया। और डेल्टा में द प्लेयर द सॉकर, इसका मतलब डेल्टा जो है फ्रेज बना, वो फ्रेज ही बन गया, फ्रेगमेंट हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर वो मिसिंग है, इसलिए डेल्टा फ्रेगमेंट। तो बीटा ऑप्शन आंसर। 134, because they wanted their daughter to remain blissful, delta option, because they wanted their daughter to remain blissful, because से स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले तो दूसरे के दरमियान, दोनों के दरमियान कॉमा आएगा। they didn't tell her that they were moving until after her birthday party। चार्ली देखिए दे से स्टार्ट हुआ, एक तो दे स्मॉल, दे का टी कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल है, वो भी एक मिस्टेक है। फिर अगर दे से लेके ब्लिसफुल तक एक सेंटेंस बन रहा है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो दोनों के दरमियान कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक आ गई। फिर बीटा को देखिएगा, बिकॉज दे वांटेड देयर डॉटर टू रिमेन ब्लिसफुल, कॉमा गायब, तो ये फ्यूज सेंटेंस हो गया। अल्फा देखिए, बिकॉज दे वांटेड देयर डॉटर टू रिमेन ब्लिसफुल, कॉमा डिडेंट, सब्जेक्ट में गायब करके फ्रेज बना गया, फ्रेगमेंट बना दिया, वो भी गलत। 135 बीटा ऑप्शन आंसर, पीपल क्राउडेड इनटू द स्मॉल रूम, सेमीकोलन आएगा क्योंकि अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देन द फायर अलार्म रैंग, ये ठीक हो गया जी। अल्फा में क्या हुआ जी? अल्फा में कॉमा सप्लाइस है, रूम और देन के दरमियान में कॉमा लगा हुआ है, वो कॉमा सप्लाइस बनेगा, ये भी गलत है। चार्ली में क्राउडिंग लिखा हुआ है या संग लिखा हुआ है, तो आपको पता है आईएनजी फ्रेज भी, हमने आईएनजी फ्रेगमेंट भी पढ़े, ईडी फ्रेगमेंट, तो थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना वो गलत होते हैं, तो इसलिए चार्ली यहाँ से गलत। और डेल्टा में रूम और देन के दरमियान कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, तो वो फ्यूज सेंटेंस की एक एग्जांपल है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से बीटा ऑप्शन आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने जो इन 4 टॉपिक्स को डिटेल में देखा भी, और उसके अलावा हमने इस टेस्ट के थ्रू हर पॉइंट को डिस्कस भी किया। होप्स हो कि अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ होगा। टिल नेक्स्ट इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।